बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। उसके अंदर मैंने आपको उसकी डेफिनेशन दी थी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था। ये जो बेटा टॉपिक्स हैं जो बेसिकली हम आज भी थोड़े से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे। कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, उन फार्मूलाज को फिर हम सॉल्व करेंगे। कुछ डेफिनेशंस पहले होंगी, उन डेफिनेशंस को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज डेफिनेशंस देन जो है वो फिर हम अपने जो है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। और ये जो आपके साथ ये जो बुक आपके सामने शो हो रही है, ये बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। मैंने कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दी थी आपके जो ग्रुप है, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। और इसी को फिलहाल अभी हम फॉलो करेंगे। अगर किसी और चीज की जरूरत हुई तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा, उसको भी आप अपने पास रखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ दोबारा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेटा मैंने आपको बोला था जो कॉस्ट है उसको मेजर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हो। ये तीन वर्ड्स मैं बार बार यूज करूंगा बेटा पूरे आपके इस कोर्स के अंदर। एक मटेरियल का वर्ड बड़ा यूज होगा, लेबर का वर्ड बड़ा यूज होगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स का वर्ड बड़ा यूज होगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेट करेगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी बेटा? वो कॉस्ट जो इनडायरेक्ट वे में प्रोडक्ट के साथ अटैच होगी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल भी दी थी जिसमें आप लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। मैंने बताया था अगर फॉर एग्जांपल आप लोग एक डाइस बनवाते हैं तो डाइस के अंदर जो वुड यूज होगी, वो जो वुड होगी बेटा वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। कितने की लगी वुड, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अच्छा, अब ये होगा डायरेक्ट मटेरियल। अब आप कहते हैं कि सर इनडायरेक्ट मटेरियल इसमें क्या हो सकता है? तो बेटा उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल ये हो सकता है कि उसके अंदर जो नेल्स लगेंगी, वो जो कील लगेंगे या थोड़ा सा वो जो ग्लू लगेगा, वो भी प्रोडक्ट का हिस्सा ही है, लेकिन उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं कहेंगे बल्कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। याद रखिएगा बेटा, जितनी भी कॉस्ट होंगी इन सब को ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट बनानी है। देन उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हमारी प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की। तो इनडायरेक्ट, अब इसी तरह लेबर की एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था लेबर फॉर एग्जांपल वो पर्सन जो इस डाइस को बना रहा है, एक मजदूर जो बनाएगा उसको आपने 1000 रुपीज दिया दिहाड़ी फॉर एग्जांपल। अब वो जो 1000 रुपीज आपने उसको पे किया वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, यानी जिस प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाया उसकी जो आप पेमेंट करोगे लेबर को, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी? इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि जिस फैक्ट्री में वो बैठ के चीजें बना रहा है, जिस जहाँ पे वो चीजें बना रहा है फॉर एग्जाम्पल, वहां पे क्या हो सकता है कि वहां पे बाहर जो है पीएन भी खड़ा है। वहां पे बाहर सपोज कर लेते हैं कि वहां पे कोई आपने क्लरिकल स्टाफ भी रखा हुआ है, तो उनको भी तो सैलरियां पे कर रही है ना आपकी कंपनी। उनकी जो सैलरियां होंगी वो इनडायरेक्ट लेबर होगी, लेकिन ये नहीं कि उनकी सैलरियां हमने प्रोडक्ट में से कमा के नहीं देनी, हमने प्रोडक्ट में से कमा के सैलरी उसको, लेकिन उस कॉस्ट को हम कैटेगराइज करेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर। इसी तरह थर्ड मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स। हर बेटा कॉस्ट जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगी, जिसमें आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया, बिजली के बिल हो गए, ये सारी की सारी जो एक्सपेंसेस होंगे बेटा ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगी। और याद रखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड जो होगी वो हमेशा आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, उसमें कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी। सारी की सारी जो कॉस्ट होगी उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में लेंगे। तो ये बेटा हमने लास्ट टाइम आई थिंक सो कि मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि डायरेक्ट मटीरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटीरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू। नो सर। ओके, उसके बाद हमने ये फार्मूलाज पढ़े थे, प्राइम कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ये फार्मूलाज पढ़े थे लास्ट टाइम हमने। नो सर। ओके, चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं फार्मूलाज अभी आपको बताने लगा हूँ ना, ये फार्मूलाज बेटा अभी हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम एक स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट है उसको बनाने से लेके उसको फिनिश होने तक कितना खर्चा आता है, उसको हम बोलते हैं सीजीएस स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। वहां पे भी ये तीनों कॉस्ट आएंगी, लेकिन फिलहाल आपने इन फॉर्मूलाज को याद रखना है क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को। तो अब यहाँ पे देखें प्राइम कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, यानी डायरेक्ट मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो वो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट।
अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि आपने जो लकड़ी यूज की है डाइस के अंदर वो 500 की यूज की है, और उस पर्सन को जो आपने सैलरी पे की है, जिस बंदे ने वो बनाया वो 1000 है, और आपसे मैं कहता हूं जी कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर को आपने सिर्फ ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट अगर गिवन हो, इफ गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ही गिवन होती है। तो करना क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें मैं मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट आपको दे दूंगा जी कि ये है रेंट, ये है बिजली का बिल, ये है मटेरियल इतने का लगा, पर्सन को इतने पे किए, क्लर्क की सैलरी इतनी है, और आपसे कहता हूँ जी कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट। अब उन सब कॉस्ट को आपने यहाँ नहीं लिखना, उसमें से आपने सिर्फ क्या चूज करना है, आपने उसमें से चूज ये करना है कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है और इसमें से डायरेक्ट लेबर कौन सा है, तो आपने उन दोनों को प्लस करके यहाँ पे आंसर निकालना। तो दिस इज द क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज टाइप के अंदर भी बन के आ सकता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। ओके जी, इसके बाद बेटा हमारे पास आता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। देखें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, देखिए टोटल प्रोडक्शन के अंदर बेटा तीन चीजें होती हैं, एक आपका मटेरियल होता है, एक आपकी लेबर होती है, और एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स होती है। ये तीन मेन पोर्शन है जिसकी आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगी। अब इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे उसने फॉर्मूला लिखा हुआ प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर बेटा क्या चीजें थी, पीछे देखें, प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ही था ना, तो आप आपका जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच, तब भी एक ही बात है, क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट जो है बेसिकली इस प्राइम कॉस्ट के अंदर ये दोनों चीजें शामिल होंगी। अब कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है, मैं आपसे कहता हूँ जी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, और मैं आपको डायरेक्ट मटेरियल भी दे देता हूँ, डायरेक्ट लेबर भी दे देता हूँ, और एफओएच भी दे देता हूँ, फिर आप सोचेंगे कि सर कन्वर्जन जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका तो फार्मूला था प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, इसमें तो प्राइम कॉस्ट गिवन ही नहीं है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए तो बेटा प्राइम कॉस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लो, वो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, उसमें अपने एफओएच को ऐड करना, तो आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, आपके पास इन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। जी सर। जहाँ बेटा प्रॉब्लम हो मुझे रोक के आप पूछ सकते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको ये फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, अभी इसके बाद मैं कुछ आपको डेफिनेशंस और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जब सीजीएस का स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे उससे रिलेटेड। उस न्यूमेरिकल के अंदर भी ये तीनों कॉस्ट आएंगी जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। ओके सर। ओके, थर्ड बेटा कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर सिर्फ दो चीजें बेटा शामिल होती हैं, लेबर प्लस एफओएच। यानी अगर आप कहते हैं मैं कहता हूँ कैलकुलेट द कन्वर्जन कॉस्ट, तो आपने करना क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आपने एफओएच को ऐड कर देना है, उसका जो आंसर निकलेगा उस आंसर को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट बोलेंगे। तो बेटा ये छोटे छोटे से फॉर्मूलाज है, जस्ट वन लाइन फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला जब हम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के अंदर बच्चों को देते हैं, तो अगर तो आपको ये फार्मूला क्लियर होगा तो आप एक सेकंड के अंदर आंसर निकाल कर टिक कर देंगे कि ये राइट आंसर है, लेकिन अगर आपको फार्मूले का नहीं पता होगा तो ये छोटा सा क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील लगेगा आपको। ये तीन फार्मूला है बेटा, प्राइम कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। अंडरस्टैंड? जी सर। जी सर। ओके, अब बेटा तो कुछ थोड़ी सी डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे, देन फिर मैं आपको लेके जाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की तरफ। अब हम बेटा करते हैं कुछ कॉस्ट को हम कहते हैं जी, कुछ कॉस्ट होती हैं आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ कॉस्ट होती हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट। क्या फर्क होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में? ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिलेंगी, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या फर्क होता है जी? सर फिक्स कॉस्ट ये वो होती हैं जो हम किसी भी कैपिटल को खरीदते हैं, मतलब कि अगर कोई लैंड्स वगैरह खरीद ली उसके ऊपर जो हमने कॉस्ट लगाई है वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी हमारी। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ये होती है कि किसी कोई भी मटेरियल हम रेगुलरली खरीदते रहते हैं, उसके अंदर वो उसकी मटेरियल की प्राइस कभी चेंज हो जाती है, कभी मतलब इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, उसे वेरिएबल कॉस्ट नाइस वन बेटा, नाइस वन। और इसके अलावा बिल्कुल ठीक बोला आपने, इसके अलावा बेटा कोई और कॉन्सेप्ट? एनीवन एल्स बेटा? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बेटा सिंपल, हर वो कॉस्ट जो फिक्स रहती है बेटा दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, इसको हम कांस्टेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, जिस तरह भी उन्होंने एग्जांपल दी कि आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, अब वो जो 10 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी है वो 10 लाख रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो वेरी करेगी विद द टाइम टू टाइम, कभी वो बढ़ सकती है कभी वो कम हो सकती है।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की वजह से किस तरह आपकी प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो सकती है। अब छोटी सी एग्जांपल सुनिएगा, फिर आपने मुझे उसका आंसर देना है। आप एक चाइना की प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट बेटा आपको मिलती है फॉर एग्जांपल 100 रुपए की। अब देखें, खिलौना मिलता है चाइना का 100 रुपए का। अब कहाँ से चला वो खिलौना? वो पहले चाइना से चला, किसी ने उसको इंपोर्ट किया, उसने भी अपना प्रॉफिट कमाया, फिर उसने आगे रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट कमाया, फिर उसने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने भी फिर आगे अपना प्रॉफिट कमाया और हमने खरीदा। इतने हाथों से होते होते फिर भी वो चीज हमें 100 रुपए की मिल रही है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी सस्ती होगी। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि चाइना की प्रोडक्ट्स हमें सस्ती क्यों पड़ती हैं? एक खिलौना है वो चाइना का, हमें क्यों इतना सस्ता पड़ता है? उसकी क्या रीजन है सस्ता होने की? फिर उसके अंदर एक तो ये है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है चाइना की, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके क्वालिटी का डिफरेंस होता है, और चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्सेस बहुत कम लेता है पाकिस्तान से। यानी आप कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों? चले आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। चले इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वो तो फिर अदर फैक्टर्स आ गए ना, कि टैक्स रेट जी कम जी है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस में उनको छूट देती है, ये वो इस तरह की चीजें आ जाएंगी। प्रोडक्शन के पॉइंट जी ऑफ व्यू जी से बेटा चाइना क्या बेनिफिट ले रही होती है? सर, प्रोडक्शन मटेरियल मटेरियल क्वालिटी कम होती है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती नहीं, चाइना तो बेटा देखिए प्रोडक्ट्स की। आईफोन, चाइना तो आईफोन भी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप देखिए तो चाइना के अंदर आईफोन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जी आपके सर। जितने बड़े बड़े ब्रांड है, जितने बड़े बड़े ब्रांड है जिसका भी आप नाम सोचो, तो सारे के सारे तकरीबन चाइना से ही प्रोड्यूस होके आ रहे हैं। ऐसे नहीं है, कोई भी बड़ा जी ब्रांड सर। आप सोच लो, उसका कोई ना कोई हेड ऑफिस आपको चाइना में मिलेगा। इसकी जी रीजन बेटा सर। ये है, इसके रीजन मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि चाइना को चीज सस्ती क्यों पड़ती है। जो चाइनीज होते हैं बेटा वो प्रोडक्शन बहुत ह्यूज लेवल पे करते हैं, ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि आपने एक रूम रेंट पे लिया, उस रूम का रेंट है 1000 रुपीज, ठीक है। अब अगर उसमें 1% रहेगा तो बेटा कितने पैसे पे करने पड़ेंगे उसको? 1000 रुपया। अब मैं कहता हूँ कि उस रूम के अंदर 2 लोग रह लें, चलें एक की बजाय जी उसको सर। शेयर कर लेते हैं 2 लोगों के साथ, तो कितनी कॉस्ट आएगी? 500 दोनों के हिस्से में आएगा। मैं कहता हूँ चलो यार उस रूम के अंदर जो है हम 2 की बजाय 4 लोगों को रख लेते हैं, तो बेटा कॉस्ट कितनी आएगी? आपकी 250 आएगी। अब मैं कहता हूँ यार उस रूम में हम 10 लोगों को रख लेते हैं। अब हो क्या रहा है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझे। हो ये रहा है कि जैसे जैसे मैं तादाद को बढ़ाता जा रहा हूँ, देखिए रूम का रेंट 1000 ही है, फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, लेकिन पर यूनिट के ऊपर क्या हो रहा है? पर यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जिस तरह हम कहते हैं जी अमेरिकन सिस्टम कर लेते हैं, यार अमेरिकन सिस्टम के जरिए हम खाना खा लेते हैं, उससे क्या होता है कि खाने का बिल तो फॉर एग्जांपल 2000 ही बना। अब अगर एक बंदा पे करेगा उसको 2000 पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 5 लोगों ने खाना खाया है, हम कहते हैं चलो यार अमेरिकन सिस्टम कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट क्या होगी? 400 आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज कर जाएगी। जिस बंदे ने 2000 अकेले ने पे करना था, अब उसको सिर्फ 400 पे करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया मैंने क्या बोला? जी सर। अच्छा, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट हमें सस्ती क्यों पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने एक मशीन मंगवाई जिसकी कॉस्ट पड़ी आपको 1 लाख रुपया। अब इसके ऊपर आपने प्रोडक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर, मैं इसके ऊपर 10,000 चीजें बनाता हूँ। अब मुझे एक चीज कितने की पड़ेगी? 100 रुपए की पड़ेगी। अगर आप इसको डिवाइड करके देखो तो तकरीबन 100 रुपए आंसर, 10 रुपए आएगा, मेरे ख्याल 10 रुपीज आएगा, ऐसे ही है। चले निकाल के देख लीजिएगा, 10,000 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 10 रुपीज पर प्रोडक्ट आ गई। अगर इसी मशीन के ऊपर मैं 10,000 की बजाय 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं, तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? 10 की बजाय सिर्फ 1 रुपया आएगी। देखिए कॉस्ट वही है 1 लाख ही जो मैंने पे किया हुआ है, उस 1 लाख को हम सीन कर रहे हैं किसके ऊपर? नंबर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज इतनी ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज की कि उनकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पॉइंट्स में चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस 1 लाख की बजाय इस मशीन के ऊपर 2 लाख यूनिट बनाना शुरू कर दूं, तो ये मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तकरीबन 0.5 रह जाएगी। तो बेसिकली वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से बात कर रहा हूँ बेटा, पर यूनिट। फॉर एग्जांपल जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी खर्चा आ रहा है, तो वो 0.5 पड़ा मुझे। लेकिन तो मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करने से मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगी ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये मोबाइल फोन बनाता हूँ, इस मोबाइल फोन के ऊपर मैं कहता हूँ 10 रुपए का मटेरियल लगा, अगर 2 मोबाइल फोन बनाऊंगा तो 20 रुपए का लग जाएगा, 10 इसका 10 दूसरे का। अगर तीसरा मोबाइल बनाऊंगा तो 30 रुपए लग जाएगा, 10 इसका 10 दूसरे का 10 तीसरे का।
वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट तो सेम रहनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर 100 यूनिट बनाऊंगा तो 100 का मटेरियल लगेगा, 200 यूनिट बनाऊंगा तो 200 प्रोडक्ट्स का मटेरियल लगेगा। तो चाइनीज क्या करते हैं कि चाइनीज को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो इतनी कम हो जाती है कि जब आप दोनों कॉस्ट को प्लस करते हैं, अब देखो अगर मैं कहता हूँ जी मैंने 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया, मैं कहता हूँ 10 रुपए का प्लास्टिक लगा, तो वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए प्लस 0.5 लगा मुझे फिक्स कॉस्ट, तो 10 जमा इशारिया 5, तो 10.5 के ऊपर मुझे ये पड़ गया। लेकिन अगर मैंने 2 लाख की बजाय 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया होता तो यहाँ मुझे कितने का पड़ना था, 10 जमा 1 कितने की पड़नी थी कॉस्ट, 11 रुपए का पड़ना था यही वाला। अगर मैंने यहाँ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आंसर 10 निकलना था, तो 10 रुपए प्लास्टिक के 10 रुपए फिक्स कॉस्ट के, तो मुझे कितने की पड़नी थी, ये 20 रुपए की, एंड सो ऑन। तो चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज जो भी मशीनरी लेके आते हैं वो उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेते हैं, और जितनी ज्यादा बेटा आप उससे प्रोडक्शन लेंगे आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो आहिस्ता आहिस्ता पर यूनिट के हिसाब से वो टोटल कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन पर यूनिट के ऊपर वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज करती रहेगी। इसकी वजह से जब आप टोटल कॉस्ट प्लस करोगे तो दोनों पे जब प्लस करके आपके पास टोटल आंसर निकलेगा तो वो बहुत बड़ा आएगा। इस वजह से चाइनीज की जो प्रोडक्ट है बेटा चाइना वालों को सस्ती पड़ती है, और इस वजह से उनकी जो चीजें हैं वो हमें बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बेटा? जी सर। ये समझ आई एग्जांपल जो मैंने समझाई है? जी सर। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा फीमेल साइड पे? जी फरा बेटा? नो सर। क्लियर है? जी सर। जी राबिया बेटा क्लियर है? बेटा मुझे आंसर रिप्लाई किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बैठे हैं, जिनका मैं नाम कॉल करता होता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग बैठे हुए हैं। जी असद बेटा क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके, माइक म्यूट कर लें बेटा। ओके, इसके बाद बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स एक दो और डिस्कस करते हैं, देन फिर मैं आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बाद बेटा हम थोड़ा सा ये डेफिनेशन सारी बेटा इसके अंदर गिवन है, आप लोगों ने इसको कर लेना है, इसको पढ़ लेना है। ओके, इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ एक दो डेफिनेशन भी बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का स्केच बताऊंगा, स्केच उसका कैसे बनाते हैं। आपने वो सारे का सारा पहले स्केड्यूल समझना है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो समझनी है, उसके बाद फिर हम उसके जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। कॉस्ट यूनिट क्या होता है बेटा, जिस प्रोडक्ट की आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसको हम कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने इस मोबाइल की जो है कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मोबाइल मुझे कितने का पड़ा, तो ये जो मोबाइल होगा ये आपके लिए कॉस्ट यूनिट होगा। आप एक बॉल पॉइंट बना रहे हैं तो बॉल पॉइंट के ऊपर जितना खर्चा आएगा वो जो बॉल पॉइंट होगी वो आपका कॉस्ट यूनिट होगी। तो हर वो प्रोडक्ट जिसकी आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट यूनिट बोलेंगे। इसी तरह बेटा कॉस्ट सेंटर होता है, कॉस्ट सेंटर आप कह लें सब डिपार्टमेंट्स को। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मैं कहता हूँ उसमें एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है। तो उनकी अलग अलग जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसको हम कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्शन यूनिट बना रहे हैं, एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक जगह पे उसकी असेंबलिंग हो रही है, एक जगह पे वो उसका प्लास्टिक लग रहा है, एक जगह पे उसकी पैकिंग हो रही है। अब ये 3 डिफरेंट कॉस्ट यूनिट है। तो जो असेंबलिंग वाली उसकी अलग कॉस्ट होगी, जो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी अलग कॉस्ट होगी, जो पैकिंग कर रहा है उसकी अलग कॉस्ट होगी। तो जितने यूनिट्स होंगे हर यूनिट की जो अलग अलग कॉस्ट होगी उसको हम कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। रेवेन्यू सेंटर बेटा हर वो सेंटर जो बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, या आप कह लें कि आपने कोई अपनी एक शॉप बनाई हुई है जिस जहाँ पे आपने रिटेल स्टोर बनाया हुआ, जिस तरह जे डॉट की आपको दुकान शॉप्स मिलती हैं। अब जे डॉट की प्रोडक्शन तो कहीं और हो रही है ना, मतलब जो कपड़ा वगैरह आप खरीदते हैं, लेकिन उसके आउटलेट्स बने हुए हैं। अब वो जो आउटलेट्स होंगे उनको बेटा हम रेवेन्यू सेंटर बोलेंगे। तो हर वो डिपार्टमेंट जो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा उसको हम रेवेन्यू सेंटर बोलेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है, डेफिनेटली वो चीजों को बेच रहा होता है। दूसरे अगर आपने कोई आउटलेट्स वगैरह बनाई हुई हैं तो बेटा वो जो आउटलेट्स होंगी वो आपके लिए रेवेन्यू सेंटर होगा। इसी तरह बेटा जो प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं, प्रॉफिट सेंटर्स बेटा आपके लिए वो आपके वो सेंटर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉफिट को प्रोड्यूस करते हैं।
वो कोई एक ब्रांच हो सकती है, वो कोई आपकी कोई डिवीजन हो सकती है। मतलब जिस तरह मैं कहता हूँ जी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसका काम क्या है जी कि उसने चेक करना है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस आपको हो रहा है, तो वो सारे के सारे जो होंगे वो आपके लिए प्रॉफिट सेंटर्स होंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा प्रॉफिट सेंटर इज अ सेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, जिसका काम ये होता है कि उसने और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करनी है। मीन दैट अगर सेल्स हमारी पिछले साल 50,000 की हुई है तो हमारी कोशिश होगी इस साल जो सेल्स है वो हमारी 50,000 से ज्यादा हो, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट मिले। इसी तरह बेटा आपके इन्वेस्टमेंट सेंटर्स होते हैं, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यार हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता है। आप कहते हैं मैंने यार एक आउटलेट लाहौर में खोली है, अब अगली आउटलेट में इस्लामाबाद खोलना चाहूंगा, या मैं अपनी आउटलेट कराची खोलना चाह रहा हूँ, तो बेटा वो जो होंगे वो सेंटर्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। तो ये बेटा कुछ डेफिनेशंस होंगी इस तरह वन बाय वन आप लोगों ने, मैं कुछ थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप लोगों ने ये डेफिनेशंस बेटा रीड आउट कर लेनी है। जो डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड ना हो वो आपने मेरे से डिस्कस कर लेनी है, जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, उनका मैंने आपको आइडिया भी दे दिया। बाकी डेफिनेशंस आप लोगों ने खुद पढ़नी है, खुद रीड आउट करनी है, और जिस डेफिनेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा वो आपने मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना है, क्योंकि ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी, क्या होती है फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, ये डेफिनेशन जो थी वो मैंने आपको बता दी। ओके, प्राइम कॉस्ट भी हमने देख लिया, कन्वर्जन कॉस्ट भी हमने देख लिया, ये सारा कुछ हम लोग पहले देख चुके हैं। अब ये बेटा आपने करना ये होगा कि जैसे ही हमारा चैप्टर एंड हुआ करेगा, जो भी हम टॉपिक एंड किया करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं, जिसमें उसने पूछा जी डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग। हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए यूज की जाती है, कि हमने ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसकी बेस के ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग कि हमने हमारी सेल्स क्या, सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, या मुख्तलिफ किस्म की आपको हेल्प आउट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। आगे बेटा ये सारे के सारे असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपने रीड आउट करने हैं। ये नीचे जो एग्जाम क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये भी आपने पढ़ लेने हैं, और ये सारे के सारे इनके आंसर्स ऊपर गिवन है। जितने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं इन सब के आंसर्स ऊपर गिवन है, और स्पेशली बेटा ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है ये आपने लाजमी करने हैं। जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर आप यहाँ पे आके खुद इसको टिक करेंगे। इस तरह आप ये देखें, द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज नंबर 1 मैक्सिमाइज प्रॉफिट। नो, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता। ओके, हेल्प टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन। नो, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था कि ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और उसकी बेस पे फिर हम डिसीजन लेते हैं कि जी हमारी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, हमने कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये सारी की सारी आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आती है। इसी तरह अगर आपको प्रॉब्लम होगी कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, तो ये देखा बेटा नीचे उसके आपके पास ऑप्शन उसको सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद फिर आपने करना है। तो यहाँ तक बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेफिनेशंस, रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछें क्वेश्चन। नो No, सर, कोई sir. प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर है? चले बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे अभी, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट क्या होती है, वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो जो चीजें बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा वही वही चीजें जो है वो आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा होंगी, पार्ट होंगी एग्जामिनेशन का। ओके, तो यहाँ से बेटा स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा। इसके अंदर बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में आइडियाज दे दूं कि क्या होता है। पता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग 1 में पढ़ा होगा। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जी, क्या होती है बेटा फाइनेंशियल
जी बेटा, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने अभी। सर बोलने बोलने बेटा। सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती हैं जो रिटर्न होती हैं और रिकॉर्डेड होती हैं वो तो सारी स्टेटमेंट बेटा रिटर्न और रिकॉर्डेड होती है। बिजनेस। वो तो सारी, ये बेटा अपना माइक म्यूट कर लिया करें, ये अगर पीछे कोई आवाज चल रही है तो उसको बंद कर लिया करें ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा क्या होती है? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बता रही होती है। दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, एक फाइनेंशियल पोजीशन और एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या फर्क है दोनों में? सर पोजीशन में ये होता है कि सर वो कंपनी कहाँ पर है, और ओके, परफॉर्मेंस में ये होता है कि सर वो क्या परफॉर्म कर रही है, क्या बता दे रही है। आपने आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी और इनकम स्टेटमेंट पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? जी सर। तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन और बेटा परफॉर्मेंस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली जो पोजीशन और परफॉर्मेंस का मतलब ही होता है, पोजीशन आपको ये बताती है कि आप फाइनेंशियली तौर पे कैसे हैं, स्ट्रांग है या वीक है। और जो परफॉर्मेंस होती है वो ये बताती है कि कंपनी के प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है। तो बेसिकली जो आपकी बैलेंस शीट होती है बेटा, वो फाइनेंशियल पोजीशन का बता रही होती है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी ने कितनी की लायबिलिटीज पे करनी है और कंपनी की ऑनर्स इक्विटी कितनी है। तो याद रखिएगा, जो बैलेंस शीट होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, इनकम स्टेटमेंट बताती है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कि कंपनी प्रॉफिट में गई या कंपनी लॉस में गई। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे इसका आंसर दें। पोजीशन अच्छी हो तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है या परफॉर्मेंस अच्छी हो तो पोजीशन बेहतर होती है? परफॉर्मेंस अच्छी है तो पोजीशन बेहतर होती है सर। यानी जो पोजीशन जो है वो परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रही है, ऐसे ही है? जी सर। जी कोई और बेटा? जी जी सर। कोई और? मैंने कहा बेटा इसके अलावा कोई आंसर कोई और देना चाह रहा हो? सर सर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो तब भी पोजीशन होगी ना अच्छी। यस डेफिनेटली बेटा, वही बात है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कमा रहा हूँ, अगर मेरी सैलरी पहले 50,000 थी, फिर मेरी 1 लाख होगी, फिर 1.5 लाख हो गई, तो जैसे जैसे मेरी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती जाएगी। पहले मैंने बाइक खरीदा, फिर मैंने गाड़ी खरीद ली, फिर मैंने घर खरीद लिया। अब मैं किस बेस पे खरीद रहा हूँ? मैं अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे खरीद रहा हूँ। सो दैट्स वाई अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कंपनी की जो पोजीशन होगी बेटा वो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगी? वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। सो दैट्स वाई जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ स्टेटमेंट्स उसने गिवन की हुई है, मैं आपको जस्ट वन वन लाइन के अंदर बता दूंगा, बट हमारा जो मेन काम होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट होगा। ये मैंने बता दिया। बैलेंस शीट क्या होती है? ये किसी भी कंपनी की पोजीशन को बताती है कि उसकी एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है और उसकी ओनर्स इक्विटी क्या है। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है? उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, कि उसके प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बताती है कि ऑनर्स इक्विटी में कितना चेंज आया। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, तो मेरे 1 साल के बाद मेरी जो ऑनर इक्विटी उसमें इजाफा हुआ या कमी हुई, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सॉरी, ऑनर इक्विटी में क्या फर्क पड़ा। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है बेटा, ये स्टेटमेंट बताती है कंपनी के कैश इनफ्लोज के बारे में और कैश आउटफ्लोज के बारे में। ये मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ इनका आइडिया दे रहा हूँ। हमारा जो मेन काम है वो सीरियस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है जो मैं आगे आपको लेके जा रहा हूँ। लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी तरह बेटा कुछ नोट्स होते हैं, ये आप अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखें, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखें, तो एनुअल रिपोर्ट्स के नीचे एक नोट की फॉर्म में लिखा होता है। वो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है कंपनीज की पॉलिसीज के बारे में, डिस्क्लोजर्स के बारे में, कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना, किसी चीज की अगर आपने डिटेल देखनी है तो उसके नोट्स में जाके देख लें, तो यहाँ पे वो भी गिवन होती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके,
हमारा बेटा जो है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। बेसिकली हम बनाएंगे सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। अच्छा, अब आपको वहां तक ले जाने के लिए हम थोड़ा सा पहले इसके ऊपर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीजों को। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग एंटिटीज क्या होती हैं। जी बेटा, ट्रेडिंग बिजनेसेस क्या लें, क्या होते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस क्या लें, इसको हम कहते हैं। दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और एक आपके सर्विसेज बिजनेसेस होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेसेस वो बिजनेसेस होते हैं जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स को परचेज या सेल करते हैं, यानी जिसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कहते हैं। प्रोडक्ट बनाई जाती है, फिर उसको मार्केट में सेल आउट किया जाता है। सर्विसेज बिजनेसेस वो बिजनेसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करते लेकिन सर्विसेज के जरिए अपनी चीजें बेचते हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गया, बैंक्स हो गए, ये सारे के सारे आपके सर्विसेज बिजनेसेस में आएंगे। ट्रेडिंग बिजनेसेस के अंदर आपकी टेक्सटाइल मिलें आ जाएंगी, जो कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो सारी की सारी आपकी ट्रेडिंग एंटिटीज में आ जाएंगी। ठीक हो गया बेटा।